नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहला तिलक ब्राह्मण उम्मीदवार का किया है। जालौन की माधोगढ़ सीट से बसपा ने आशीष पांडे को अपना पहला उम्मीदवार बनाने का संकेत दे दिया है। इससे पहले एक पूरा सिलसिला है जो यूपी की पॉलिटिक्स में मायावती के ब्राह्मण प्रेम को हाईलाइट कर रहा है। आपको याद होगा, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके दोस्तों कि दाल बाटी नहीं, ब्राह्मण को सम्मान चाहिए जैसा बयान हो, घूसखोर पंडित जैसे फिल्म टाइटल का खुला विरोध हो, यूजीसी के मसले पर मायावती का स्टैंड हो, ये सब बता रहा है कि मायावती 2007 की दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग को 2027 में फिर से जिंदा करने की कोशिश में है। बसपा खेमे में और यूपी की सियासत में हो रही भारी उठापटक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी। हेमंत जी, तो पहला सवाल तो आशीष पांडे पर ही है। मायावती की तरफ से जो पहले उम्मीदवार का संकेत दिया गया है वो आशीष पांडे, तो पहला तिलक लग गया है। अब क्या ब्राह्मण शंख बजाएगा? ब्राह्मण शंख बजाएगा, एक ऐसा जुमला ये बन गया है जी। जो कभी धरातल पर बड़ी शिद्दत से देखा ही नहीं गया। हाँ। कहा जरूर गया। 2007 और 2027 में 2 दशक का, पूरे 20 साल का फर्क होता है। और इस 20 साल में मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ये अर्थ से फर्श तक पहुंच चुके हैं। मतलब चरम से सिफर तक पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा बदलाव आया है, सियासत की फिजाएं बदल गई हैं, मतदाताओं का अंदाज बदल गया है। और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां बहुकोणीय चुनाव हुआ करते थे, उसका भी मिजाज बदल गया है। यानी सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर निकट अतीत में देखा गया है। और मुझे लगता है कि उसमें कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद भी नहीं है। आसार कम है कि सूरत बहुत बदलेगी। तो ऐसे में मायावती का मूव एक प्लान मूव हो सकता है, लेकिन वो कितना फलदायक होगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि मायावती की पार्टी की सेहत दरअसल बेहतर होती, 2007 जैसी स्थिति होती, 2007 छोड़ दीजिए, 2012 जैसी स्थिति होती, तो भी शायद ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा चंक ये सोचता, जिसको इस वक्त जिसकी नाराजगी की चर्चाएं सरेआम है, वो ये सोचता कि हम बहन जी का हाथ मजबूत करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत अच्छा मत कभी रहा नहीं है ब्राह्मणों का। ऐसे सूरत में तो कि एक देहाती मसल है, कहावत है। अब आप फिर कहेंगे वही बात हो गई, वो तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे। मैंने तो ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन पूर्वांचल की एक कहावत है, 100 जूते खाए तमाशा घुस के देखें। तो फिर ब्राह्मणों की स्थिति वही हो जाएगी, कहाँ जाएंगे। और ऐसा नहीं है, मैं आपको गंभीरता से बता रहा हूँ। ये जो भाजपा वाले हैं जी, इनका जो थिंक टैंक है, इनके जो नीति नियंता हैं, इनके जो योजनाकार हैं, ये इस बात को जानते हैं कि कहाँ जाएगा ब्राह्मण। हालांकि ये पहला
अवसर है, पहला मौका है। क्योंकि इधर बहुत जल्दी जल्दी में जो कुछ घटा, बहुत जल्दी जल्दी में, उसकी उम्मीद भाजपा को नहीं थी। भाजपा को छोड़िए, बड़े हम्म। बड़े राजनीतिक पंडितों को नहीं थी। महीने 15 दिन में भीतर भारतीय जनता पार्टी से विरत रहने का भी विचार आना शुरू होगा। और वो विचार आया नहीं, वो विचार अभी हम्म। है। मैं जो खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जी। वो विचार अभी है कि ओके। भाई इन्होंने तो घर की मूली समझ लिया है। हम्म। घर की मूली मतलब घर की खेती, मतलब हम्म। घर की मुर्गी दाल बराबर, कि भाजपा वालों करते रहेंगे और हमको उस प्रयोग का माध्यम बनाते रहेंगे। तो ये बात है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल चिंताजनक है। लेकिन हम्म। आपके प्रश्न के जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी इस तरह के संकेत कदापि नहीं है हम्म। कि ये जो ब्राह्मण बसपा की ओर जाएगा। हम्म। जालौन में एक कैंडिडेट कहीं नहीं जा सकती। ये बात, इस विषय पर टिप्पणी अभी काफी अपरिपक्व है और समय के पहले है, क्योंकि वही है नहीं ना। तो आप है कि बीजेपी से नाराजगी तो साफ है, और फिर वो मायावती की तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी को लेकर अच्छा मत नहीं है, तो क्या नोटा दबा के आ जाएगा क्या ब्राह्मण वोट, या वोट देने ही नहीं जाएगा? मैंने एक बात और कही आप संजय जी, आप इस पर ध्यान दीजिए कि वही बात है ना कि सौ सौ हम्म। जूता खाएं तमाशा कुछ के हाँ, देखें, ये कहावत है। यानी यानी जाएंगे आखिर तो में जाएंगे कहाँ? जी जी जी। भाजपा के अलावा कहाँ जाएंगे, ये भी हम्म। आता है। और अभी भी मैं बता दूं, हम्म। एक बड़ा वर्ग है इन सारी नाराजगियों के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। हम्म। बड़ा वर्ग भी जानता है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को भी पता है। कहाँ जी। जाएगा? तमाशा घुस के देखेगा। तो, तो, तो ये परिस्थिति है, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर उसको एक बार देखना होगा कि तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में हम्म। कहाँ जाए। तो चूंकि मायावती तो टेस्टेड है, ऐसा नहीं है। हम्म। 2007 में जब सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया और ब्राह्मणों को जोड़ने की तमाम कवायद की मायावती ने, बहुत नियोजित तरीके से ब्राह्मणों पर फोकस किया, तो ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग आया। बहुत ज्यादा हम्म। बड़ा तो नहीं आया और नहीं नहीं, बड़ा बहुत हिस्सा ज्यादा नहीं बड़ा आया। नहीं। 19-20% वोट है। जितना जितना दिखाया गया, जितना हम्म। बताया गया, जितना कहा गया, उतना बड़ा हिस्सा नहीं आया। हम्म। लेकिन वो जितना आया वही बहुजन समाज पार्टी के लिए फ्रूटफुल हो गया। उनके लिए उनका काम चल गया। और उस बाकायदा जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मायावती ने सार्वजनिक रूप से इस बात का क्रेडिट ब्राह्मणों को दिया कि ब्राह्मणों ने उनका साथ खुल कर दिया, उसमें कोई मिलावट नहीं की, उसमें कोई बचाव नहीं किया। मायावती ने कुछ काम भी ऐसे किए, लेकिन अब संजोग ऐसा था कि फिर उसी पार्टी पे आरोप लगने लगे कि ब्राह्मणों हम्म। के नाम पर एक परिवार है बहुजन समाज पार्टी में। सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर रहे हैं। हम्म। जो लगता है हेमंत। इंटरनेट कनेक्शन में कुछ रहा है, जी। जी। आपकी आवाज बहुत साफ आ रही है हमको। हम्म। आपकी आवाज में थोड़ी ब्रेक हुआ था सर, अब आ हेलो। रही है आवाज, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। जी 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 जी। हम्म। आप
नहीं तो ये जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाला मामला भी लगातार खिंचता चला जा रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसमें भी अखिलेश यादव कहते हैं भाजपा हटाओ सनातन बचाओ, मायावती अपनी तरफ से जो कर रही हैं कोशिशें उस पर हमने बात की ही। तो क्या ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाले मामले से भी ब्राह्मण बिरादरी खुद को कहीं आहत महसूस करती है क्या, उससे जोड़ती है क्या अपने आप को? जोड़ कुछ कुछ हिस्सा तो जोड़ रहा है, लेकिन और शायद बड़ा हिस्सा जोड़ता, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव खुल करके शंकराचार्य के पक्ष में आ जाते हैं, शंकराचार्य के पक्ष में नहीं है। लेकिन जब बटुकों की शिखा खींचने वाली बात आती है तब एक इशू बन जाता है। हालांकि मैंने जो मस्सा है ब्राह्मणों का, उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रभाव बहुत ज्यादा आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वाले मामले में आप नहीं देख रहे हैं ब्राह्मण बिरादरी के अंदर, और खास तौर पर अगर हम चुनावी प्रभाव की बात कर रहे हैं तो वो आपका मानना है कि वो ज़्यादा पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हेमंत जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा अपने आप को जोड़िए, शायद क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन में लगातार आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। तो जैसा कि हेमंत जी से हम बात कर रहे थे कि मायावती ने अपना पहला जो एक प्रत्याशी बनाने का संकेत दिया है। संकेत मैं इसलिए कह रहा हूं कि मायावती सीधे सीधे प्रत्याशी घोषित नहीं करती है। मायावती की पार्टी वो किसी एक सीट पर किसी को प्रभारी बना देते हैं और वही प्रत्याशी हो जाता है ज़्यादातर मामलों में। तो जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को पहला प्रत्याशी बनाने का संकेत दिया गया है। मायावती का पिछले कई हफ्तों से ब्राह्मण प्रेम हम लगातार देख रहे हैं और पहले उम्मीदवार का पहला ब्राह्मण उम्मीदवार इस तरह से सामने आना काफ़ी कुछ कहता है। जी हेमंत जी, मुझे लगता है कि हेमंत जी वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। तो मैं आप, हाँ जी बताइए सर, बात पूरी कीजिए। पहला उम्मीदवार उम्मीदवार उन्होंने ब्राह्मण दे दिया, ठहरने वाला है अपना बलिया के, जो खुद अपने दम पे चुनाव जीते हैं। विधानसभा में दूसरा विधायक नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं है जी। ऐसी सूरत में कौन रिस्क लेगा? ब्राह्मण नाराज है तो ज्यादा नाराजगी होगी तो नोटा दबा देगा, लेकिन जहां जिधर शून्य दिख रहा है वहां कौन जाना चाहेगा? यही दिक्कत मायावती के साथ बड़ी है। और यही नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर मायावती चाहे कि 100 मुसलमानों को वोट दे टिकट दे दे, सॉरी मुसलमान उनको वोट टिकट दे दे, हाँ जी, देने जाएगा? मुझे नहीं लगता। उनको मुसलमानों या ब्राह्मणों के वोट वहीं मिलेंगे जी जहां उन सजाती उम्मीदवार बीएसपी है, तो ब्राह्मणों का अच्छा खासा वोट उनको, एक ठीक ठाक वोट उनको मिल सकता है। इससे ज्यादा कुछ, हालांकि ये भी प्रयोग ठीक रहेगा, क्योंकि मायावती की के साथ दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि उनका जो मूल वोट बैंक था, जो अच्छा खासा 18, 19, 20, 22% तक चला जाता था, वो तो आधे पे गिर गया है। जो मूल वोट उनका था, जो ट्रेडिशनल वोट उनका था, जो वोटर नंगे पैर तपती धूप में बिना लाइन लगा करके वोटिंग करता था, वो जज्बा, वो जुनून खत्म हो गया है। इसके बहुत से कारण हैं, फिलहाल उस पर चर्चा का वक्त नहीं है जी। तो जब
नहीं आपका आप क्या इकट्ठा करेंगे? तो ये दिक्कत है। आज अगर मायावती के पास 25-30 विधायक भी होते विधानसभा में, 2, 3, 4, 5 भी एमपी जीते होते उनके, जैसे 2019 की स्थिति थी, 10 एमपी उनके जीते थे, तो शायद ब्राह्मणों का एक अच्छा खासा वर्ग इस वक्त अभी की परिस्थितियों में उधर अपना रुख कर सकता था। लेकिन यही है मायावती की, वो बहुत ही निशक्त है, मतलब बीमार जैसी पार्टी है। कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाले से मेरा मतलब कि जो जज्बा, जो जोश, जो जुनून हुआ करता था 2007 से लेकर के 12 तक, वो चिंता का विषय है के लिए, और उस काडर के लिए जो दशकों तक लगातार कांशीराम की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनकी बातों से के लिए लगा हुआ था। चारों ओर हताशा है। तो ऐसे में मायावती, दूसरे प्रश्न वही है ना कि जब हमारा खुद का घर मजबूत नहीं है तो दूसरे हमको कहां से सपोर्ट करने आएंगे भाई? ये दिक्कत होती है। देखते हैं ना कि आप खुद में कितना मजबूत है। और आदमी ये भी डरता है कि वोट दे और बेकार हो जाए, इससे बढ़िया आदमी नोटा में डाल दे, किसी और को दे दे। ये बात बहुत बार सोचते हैं लोग। और वैसे भी अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है नीरज जी, पता नहीं कब तक क्या वातावरण बदले, क्या माहौल बदले। लेकिन एक बात रह गई, मैं इसको क्लियर कर दूं, अभी भी कह दूं, ये जो बहुत असर भले न हो, लेकिन शंकराचार्य विवाद से उत्तर प्रदेश सरकार को, भाजपा को कहना तो थोड़ा सा मैं बहुत, सरकार को बड़ा एहतियात बरतना चाहिए था। हमको लगता है सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा आगे चली गई, और ये जो अहंग की लड़ाई होती है उसके चक्कर में ये घातक, जितना भी नुकसान होगा, नुकसान तो नुकसान ही होता है। जी। जो आपकी हमारी पूंजी है, हम उसका तनिक भी नुकसान क्यों करें? हम ऐसा काम क्यों करें कि उसका तनिक भी नुकसान हो? ये नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। हो सकता है कोई ऐसा मोमेंटम बन जाए कि ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाए। क्योंकि घटना दर घटना आप देखिए, तो वही स्थिति है ना, ब्राह्मणों को चिढ़ाने वाली ही तो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बिल्कुल, चाहे यूजीसी का विषय हो। बिल्कुल। और फिर उसमें छोटे मोटे मामले सामने आते। कोई अलंकार अग्निहोत्री अपनी पार्टी बनाकर 1 दिन 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन एक हेडलाइन में आ जाते हैं, और फिर ये मसला अंडरलाइन हो जाता है कि ब्राह्मणों की नाराजगी चल रही है। अखिलेश यादव भाजपा हटाओ सनातन बचाओ जैसा नारा लगा देते हैं, तो एक सुर्खी तो बन ही जाती है कि भाजपा और ब्राह्मणों के बीच में तनातनी चल रही है। तो एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। और कुल मिला के हम ये बात नहीं करें। आप देखिए, 3 महीने पहले कभी किसी ने सोचा था, 2 महीने पहले किस तरह की स्थितियां आ सकती हैं कि हम आप इस विषय पर चर्चा करें कि ब्राह्मण किधर जाएगा, क्या ब्राह्मण भाजपा से नाराज होगा? ऐसी स्थिति नहीं थी। 1.5 महीने पहले ऐसी स्थिति थी नहीं थी। ये समस्त घटनाक्रम एक साथ आप देखिए, एक सीक्वेंस में बहुत कम टाइम स्पेन में हुआ, चल रहा है। उसी में वो घूसखोर पंडित भी आ गया। तो ये सब घटनाएं एकदम से आई, एकदम से हुई, और उसका एक माहौल, थोड़ा सा अपना जाति तजुर्बा है कि मैंने पिछले कई दशकों में
एकदम से इस तरह से वातावरण होते नहीं देखा। वातावरण होते से मेरा मतलब कि ब्राह्मणों में रोष, कई घटनाएं एक साथ हो जाएं और वो फिर एक बड़ा गुबार का पहाड़ बन जाए, आप समझ रहे हैं ना। जी। तो वो स्थिति पहले कभी नहीं दिखी। एक और इससे बात। हाँ ये जी, हाँ जी। बात है। और जी, क्या बात। और कहा जाता है, जी जी जी। माना जाता है, स्वयं संघ भी इस बात को लेकर के चिंतित है। एक और बात आपने जिक्र किया था कि एकमात्र विधायक बसपा के रह गए हैं, तो आज जो बसपा के इकलौती विधायक हैं और मायावती के करीबी भी माने जाते हैं, उमा शंकर सिंह, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। तो इससे बड़ा एकदम से सियासी गलियारों में हड़कंप मचा कि मायावती के इकलौते विधायक के घर इनकम टैक्स की छापेमारी होने लगी है। इसमें क्या आप कैसे देखते हैं, इसे क्या मामला क्या है, ये कोई पॉलिटिक्स है क्या इसमें? मैं उसको बहुत क्योंकि उमा शंकर सिंह जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन उनकी एक कंपनी है जी, जो न बल कहा तो यहां तक जाता है कि बसपा के रिजीम में उससे ज्यादा बढ़ गया। और भाजपा की सरकार है, लेकिन उनकी डीलिंग इस तरीके की उनकी कंपनी की बताई जाती है कि इस सरकार में भी उनका धनाधन काम चल रहा है। सैकड़ों करोड़ के उनके टेंडर ठेके चल रहे हैं। तो ये व्यवसायिक मुझे लगता है कि विषय है, क्योंकि अगर इसको मायावती या बसपा से जोड़ के देखा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा नीरज जी कि मायावती के ऊपर पैसा खोरी के, आय से अधिक कमाई के इतने आरोप लगे, लेकिन देश में अपोजिशन से जुड़े बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े ग्रुप्स पर छापे पड़े। ईडी, इनकम टैक्स, इन सेंट्रल एजेंसीज के, सीबीआई का इस्तेमाल कितना हुआ। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, उनके भाई के प्रतिष्ठानों और घर नोएडा में छापा पड़ा। उसके अलावा कोई घटना मुझे तो नहीं याद आती कि सेंट्रल एजेंसीज के इशारे पर मायावती और उनके परिजन किसी तरीके से आए हों। और यही एक वजह भी है मायावती को लेकर कि मायावती को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चाहती है भाजपा का टॉप लीडरशिप मायावती को वैसे नचाता है। और कहा जाता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव जो कैंडिडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के का नेतृत्व गोपनीय तरीके से तय करता है, खाली इसीलिए कि जो अकूत कमाई है, जो इतनी आय से ज्यादा कई गुना ज्यादा कमाई है, इतने जो एसेट्स हैं उस पर जो सेंट्रल एजेंसी जो भाजपा एकमात्र वही छापा पड़ा था जिसमें बताया जाता है कि जी जी भाई जो है दीवार कूद करके निकल गए थे
उसके अलावा कोई इस तरह मैं इन छापों को कि मायावती से या बसपा से उसकी सीधे, किसी की घटना। हाँ, पॉलिटिकली आप नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुत दिलचस्प शक्ल ले रही है। हमने हेमंत तिवारी जी से तफसील में समझने की कोशिश की कि क्या मायावती की कोशिशें, अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट, क्या ये विपक्ष के जो दो तरफा हमले हैं बीजेपी के लिए किसी तरह की मुश्किल खड़ी करते हैं, और ब्राह्मण आखिर वोट देगा किसे। हेमंत जी का मानना है कि ब्राह्मण नाराज़गी के बावजूद फिलहाल मायावती के साथ या अखिलेश यादव के साथ आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते या कहना जल्दबाजी होगी कि अपना रुख बदलेगा, लेकिन बीजेपी से उसकी नाराज़गी जो है वो स्पष्ट नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में ये पॉलिटिक्स और दिलचस्प होने वाली है। हम आने वाले दिनों में इसकी जो डेवलपमेंट्स हैं, इसमें जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उन पर हमारी नज़र रहेगी। मायावती ने अपने पहले कैंडिडेट के तौर पर जो संकेत दिया है वो एक ब्राह्मण उम्मीदवार को टिकट देने का ही दिया है। क्या मायावती की ये ब्राह्मण पॉलिटिक्स आने वाले दिनों में टिकट की शक्ल में या और दूसरी उनके राजनीतिक कदमों की शक्ल में हमें नज़र आएगी, हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हेमंत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। आज के लिए नमस्कार।